हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपकी सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपकी सभी यूनिट्स को कंप्लीट करवा रही हूँ और आपकी यूनिट 3 तक पूरा मैंने नोट्स के साथ एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा लिया है। और आपकी यूनिट 4 है सामाजिक संस्थाएं, जिसमें परिवार, रिश्तेदार, विवाह, शिक्षा और धर्म, ये कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, देखिए आपकी यूनिट 4 में ये जो परिवार है इसको भी मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। और स्टूडेंट, इसके अलावा मैं आपके सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अपलोड करूंगी कि किस तरह से एग्जाम में पेपर्स आते हैं, इसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए अच्छा रहे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिश्तेदार। परिवार में पढ़ा चुकी हूँ, रिश्तेदार हमें पढ़ना है। इसके अलावा आपकी सभी यूनिट्स को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो देखिए, रिश्तेदारी का अर्थ। समाज में मानव अकेला नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से घिरा हुआ होता है। तो देखिए, समाज में हम जैसा कि समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं और हम एक टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रिश्तेदारी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समाज में जो मानव है, जो मनुष्य है, वो अकेला नहीं रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी जब से वो पैदा होता है और उसकी मृत्यु तक वो अनेक व्यक्तियों से घिरा हुआ है, क्योंकि हमारे आसपास अनेकों व्यक्ति हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं। इसका संबंध एकाधिक व्यक्तियों से होता है और जो मनुष्य में, समाज में रहने वाले मनुष्य हैं, उनका संबंध एकाधिक व्यक्तियों से होता है, यानी बहुत ज्यादा व्यक्तियों से होता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हम अगर समाज में रह रहे हैं तो हम एकदम अकेले रहते हैं, सिर्फ अपने घर में अपने आप को रखते हैं, कहीं हमारा आना जाना, ना किसी से कोई ताल्लुक, ना दोस्ती, ना रिश्तेदारी। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ नहीं होता। हम समाज में रहते हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त सब होते हैं। परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो कि विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर संबंधित है। तो देखिए, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संबंध, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट संबंध होता है समाज में रहने वाला मनुष्यों का, वो कैसा होता है? उन व्यक्तियों के साथ होता है, उन लोगों के साथ होता है जिनसे उनका विवाह का बंधन हो और उसके अलावा रक्त संबंध, यानी जो एकदम खून का रिश्ता हो, उस पर जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता होता है वो, और विवाह यानी शादी का जो संबंध होता है, जो बंधन होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसे ही हम साधारण शब्दों में नातेदारी या रिश्तेदारी कहते हैं। तो जो विवाह संबंधी रिश्तेदारी होती है या रक्त संबंधी रिश्तेदारी होती है, समाज में इन्हीं दो संबंधों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और इसी संबंध को नातेदारी या रिश्तेदारी कहा जाता है। और नातेदारी का मतलब भी रिश्तेदारी ही होता है। तो स्टूडेंट्स, देखिए, अब हम देखेंगे नातेदारी की परिभाषा, यानी रिश्तेदारी की परिभाषा। तो स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि रिश्तेदारी क्या है या नातेदारी क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो आप जितना हमने पढ़ा अभी, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिश्तेदारी क्या होती है और समाज में कौन से रिश्तों को, कौन से संबंधों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे तो आप इतना कुछ तो लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग में पूछे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको इसको किस तरह से बनाकर लिखना है। उसके अलावा आपको एग्जाम में रिश्तेदारी का अर्थ लिखने के साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी देनी है, क्योंकि डेफिनेशन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में। तो देखिए, हम देख रहे हैं डेफिनेशन, नातेदारी की परिभाषा। लूसी मेयर के अनुसार, तो लूसी मेयर एक पर्सन है, एक विद्वान है, जो अपने अनुसार एक परिभाषा देते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्तेदारी क्या होती है। लूसी मेयर का कहना है कि सामाजिक संबंधों को वैज्ञानिक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो लूसी मेयर का कहना है कि जो सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध में जो विवाह संबंधी संबंध और रक्त संबंधी संबंध होते हैं, उन सबको वैज्ञानिक शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है।
उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, तो रेडक्लिफ ब्राउन भी स्टूडेंट्स एक विद्वान है, एक पर्सन है जो अपने अनुसार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन देते हैं कि रिश्तेदारी क्या है। यानी रेडक्लिफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्तेदारी को क्या कहते हैं। तो देखिए, उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश व रक्त संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो रिश्तेदारी होती है वो उद्देश्यों की स्वीकृत वंश व रक्त संबंध है। यानी जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है वो क्या होते हैं, हमारे वो रिश्तेदार होते हैं। और स्टूडेंट, आप समाज में रहते हैं, आप समाज में रहते हैं और हमारे आसपास के सभी लोगों की जो रिश्तेदारी होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं, वाकई वो रक्त संबंधी ही होता है, क्योंकि आप लोग सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा हमारा बहुत सारे लोगों से रिलेशन जरूर होता है, मगर मेन रिलेटिव्स हमारे जो रक्त संबंधी होते हैं वो होते हैं, या फिर जो विवाह संबंधी रिलेशन है वो होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, हमने पढ़ा रिश्तेदारी का अर्थ और रिश्तेदारी की परिभाषा, जो कि दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे नातेदारी के प्रकार। तो देखिए, नातेदारी या रिश्तेदारी में कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है, चाहे नातेदारी कहिए या रिश्तेदारी कहिए। तो अब हम देखेंगे नातेदारी के प्रकार, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो नातेदारी दो प्रकार की है, यानी जो रिश्तेदारी होती है, रिलेशन होता है इंसानों का, वो दो तरह का होता है। तो देखिए, नातेदारी के प्रकार में पहला है रक्त संबंधी नातेदार, यानी कि जो रक्त संबंधी परिवार होता है, रिश्तेदारी होती है, वो होती है रक्त संबंधी परिवार। जैसे माता पिता और उनके बच्चों का, भाई बहन का रिश्ता, ये क्या है, खून का रिश्ता है। और दूसरा है विवाह संबंधी नातेदार, यानी कि जब विवाह होता है, शादी होती है, तो उससे जो रिलेशन बनता है वो होता है विवाह संबंधी नातेदार। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। देखिए, रक्त संबंधी नातेदार, क्योंकि एग्जाम में अगर ये पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें वे लोग आते हैं जो सामान्य रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी रक्त संबंधी रिश्तेदारी में ऐसे लोग आते हैं जिनका एक दूसरे से खून का रिश्ता होता है और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता और उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होने के कारण रक्त संबंधी नातेदार होंगे। तो इस तरह का जो रिश्ता होता है, उसके अलावा स्टूडेंट जैसे पिता के जो भाई लोग हो गए, उनसे भी खून का रिश्ता होता है। दादा दादी, ये सब, नानी नाना, ये सारा खून का रिश्ता होता है। बुआ, ये सारा खून का रिश्ता होता है। तो इस तरह के रिश्ते को क्या बोलते हैं, रिलेशन को क्या बोलते हैं, रक्त संबंधी नातेदार। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर एग्जाम में आए तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि रक्त संबंधी नातेदार क्या होता है। जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है वो होता है रक्त संबंधी नातेदार या रिश्तेदार। अब देखिए विवाह संबंधी नातेदारी, कि अब जो विवाह संबंधी नातेदारी होती है, यानी शादी होने से जो रिलेशन बनता है, वो किस तरह का होता है। यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। तो जो विवाह संबंधी, यानी जो शादी के बाद रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, तो वो उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होता है, उन लोगों के बीच बनता है जिनका शादी करने के बाद एक दूसरे से संबंध बनता है। तो देखिए, विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध केवल अपने पत्नी से ही नहीं होता, यानी जब दो लोगों की शादी होती है तो सिर्फ हस्बैंड का रिलेशन उसकी वाइफ से ही नहीं बनता शादी होने से, बल्कि पत्नी पक्ष में अनेक दूसरे व्यक्तियों से भी स्थापित हो जाता है। यानी जो वाइफ होती है, उनके रिलेशन में जितने भी लोग होते हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, चाची चाचा, मौसा मौसी, खाला खालू, जितने भी लोग होते हैं, सबसे रिलेशन बन जाता है। तो देखिए, उदाहरण के लिए उसका अपनी पत्नी के माता पिता, भाई बहन, भाई के पत्नी, भाई और बहनों के बच्चे, मौसा चाचा आदि से संबंध स्थापित हो जाता है।
यानी शादी करने के बाद एक पति का संबंध सिर्फ उसकी पत्नी से नहीं होता, बल्कि पत्नी के रिलेशन में जितने भी लोग होते हैं सबसे उनका रिलेशन बन जाता है। इसी प्रकार एक स्त्री विवाह के द्वारा सिर्फ अपने पति से ही नहीं बल्कि अनेक सभी व्यक्तियों से भी हो जाता है। और जिस तरह से पति का रिश्ता पत्नी के रिश्ते में सबसे हो जाता है शादी के बाद, उसी तरह एक स्त्री का भी शादी के बाद अपने पति के रिलेशन में जितने भी लोग होते हैं सबसे उसका रिश्ता बन जाता है। तो इस तरह का जो रिश्ता होता है वो होता है विवाह संबंधी नातेदार, क्योंकि यहाँ पे खून का तो रिश्ता नहीं होता मगर विवाह संबंधी नातेदारी होती है। तो यही होता है स्टूडेंट्स विवाह संबंधी नातेदारी। तो आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए नातेदारी का महत्व। तो स्टूडेंट हमने नातेदारी का अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, प्रकार पढ़ लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब देखिए नातेदारी का महत्व क्या होता है। मतलब हम समाज में रहते हैं, हमारा लोगों से रिश्ता होता है, तो उसका क्या महत्व होता है। तो पहला पॉइंट है मानव शास्त्र के अध्ययन में उपयोगी। मानव शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। मानव शास्त्र क्या है? एक स्वतंत्र विज्ञान है, यानी अपने आप में एकदम फ्री साइंस है, फ्री है, ठीक ना। इस विज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति के लिए नातेदारी का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि स्टूडेंट्स मानव शास्त्र जो होता है उसमें हम मानव से रिलेटेड यानी इंसान से रिलेटेड हर चीज को पढ़ते हैं, उसके बारे में हर एक चीज का अध्ययन करते हैं। तो हमारी जो नातेदारी होती है, रिश्तेदारी होती है, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता है। हर किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता संबंध होता है, चाहे वो दोस्ती के द्वारा संबंध स्थापित किया गया हो, शादी के द्वारा किया गया हो, या रक्त संबंधी हो यानी खून का रिश्ता हो फैमिली से। तो हर तरह के रिश्ते को मतलब जैसे ये होता है स्टूडेंट्स, तो मानव शास्त्र में मानव का ही अध्ययन किया जाता है, उससे रिलेटेड हर एक चीज का। तो क्या है कि इस विज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति के लिए नातेदारी का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि मानव शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए जो रिश्तेदारी होती है उसके बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक यानी जरूरी होता है। इसके आधार पर समाज की संरचना को समझने में मदद मिलती है, यानी नातेदारी के आधार पर इसी के वजह से समाज की जो संरचना है उसको समझने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, इजी हो जाता है कि किनसे समाज में कैसे लोगों का किनसे संबंध बनता है, किस तरह से बनता है, रक्त से संबंध बना है उनका, या विवाह द्वारा संबंध बना है उनका, या दोस्ती द्वारा बना है, किस तरह से लोगों का संबंध बना है। इन सब चीजों को समाज की संरचना को समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए नातेदारी के महत्व का दूसरा पॉइंट है मानसिक संतुष्टि, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। नातेदारी के ज्ञान से व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त होता है, यानी रिश्तेदारी के ज्ञान से जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है समाज में रहने वाला, उसको मानसिक संतोष प्राप्त होता है। देखिए समझिए, साथ ही व्यक्ति स्वयं को अकेला नहीं समझता। तो स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ अकेले रहें, हमारा इस दुनिया में किसी से कोई रिलेशन ना हो, किसी से कोई संबंध ना हो, ना किसी से कोई जान पहचान हो, हम सिर्फ अपने आप में रहें, तो क्या हम रह पाएंगे? 1 से 2 दिन, फिर उससे ज्यादा तो हम शायद रह ही ना पाए, क्योंकि जब इंसान की तबीयत बेचैन होती है, घबराता है, वो अपने रिलेटिव्स के वहां जाता है, लोगों से मिलता जुलता है, मिलके रहता है, तो क्या होता है माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। कोई भी इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एकदम अकेले रख दिया जाए, तो कोई भी इंसान एकदम अकेला नहीं रह सकता। एकदम दुनिया से अलग होके एकदम एक कमरे में कोई नहीं रह सकता। उसको अच्छी से अच्छी खाने पीने की, पहनने की हर एक चीज दे दी जाए उस कमरे में बंद करके, फिर भी कोई भी इंसान नहीं रह सकता जब तक वो बाहर समाज के लोगों से अपना संबंध नहीं स्थापित करेगा। लोगों से मतलब जान पहचान को एकदम मानसिक संतुष्टि मिल जाती है, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, माइंड फ्रेश हो जाता है। उसका भी कोई अपना है ऐसा एहसास उसे अपने मस्तिष्क में होता है, यानी कोई भी मनुष्य को उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है, वो फील करता है कि मेरा कोई है इस दुनिया में, वाकई मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो अपने मन की बात अपने लोगों से कर सकती हूँ, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से
हर एक प्रॉब्लम को, हर एक अच्छी बुरी बात को शेयर कर सकती हूँ। कोई भी इंसान ऐसा है क्या कि अपने मन में हर बात को लेके अकेला रह ले, उसको बर्दाश्त कर ले। कहते हैं कि बातों को मतलब शेयर कर देने से इंसान का मन हल्का हो जाता है। इसीलिए इंसान को अपने रिश्तेदारी की वजह से काफी मानसिक संतुष्टि मिलती है, यानी उसके मन को शांति मिलती है। तो ये होता है नातेदारी का महत्व, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, देखिए आपकी यूनिट 4 में परिवार और रिश्तेदार पूरा कंप्लीट हो गया, और इससे पहले की जो आपकी यूनिट्स हैं 1, 2, 3 यूनिट्स, उन सबको भी पूरा मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके बाद आपके टॉपिक्स बचे हैं यूनिट 4 में विवाह, शिक्षा और धर्म, यानी अभी आपके यूनिट 4 से 2 वीडियोस और आएगा। तो ये 2 वीडियोस भी कल परसों तक आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अपने सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।